हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें अपने कोवलेंट बॉन्ड उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कोवलेंट बॉन्ड जो है उसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत के द्वारा की जाती है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध जो सिद्धांत है, इस संयोजकता बंध सिद्धांत की सर्वप्रथम जो व्याख्या की थी वो की थी हाइटलर और लंदन ने, यानी इसने जो है इनको प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित करने का जो काम है वो हाइटलर और लंदन का है। बाद में इस सिद्धांत में जो है वो सुधार किया गया, और ये सुधार करने का जो कार्य किया था वो कार्य किया था पॉलिंग और स्लेटर ने। ये काम किसने किया था? पॉलिंग और स्लेटर ने। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो प्रतिपादित है, प्रतिपादित करने का काम किया था हाइटलर और लंदन ने, और सुधार करने का जो काम किया था वो काम किया था पॉलिंग और स्लेटर ने। इस सिद्धांत की जो मुख्य अभिधारणाएं हैं, इस सिद्धांत में जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि इनके मुख्य गुण कौन कौन से हैं। पहला, संयोजकता बंध सिद्धांत में जो है वो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही जो है वो बंध निर्माण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, अब संयोजकता कोष क्या होता है? जैसे अपने पास जो है वो पी ब्लॉक है, फर्स्ट ए वर्ग है। फर्स्ट ए वर्ग के संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड ए वर्ग, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोष में, ठीक है, तो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे वर्ग नंबर 13 की बात की जाए, वर्ग नंबर 13 है, वर्ग नंबर 13 के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन इलेक्ट्रॉन है। वर्ग 14 के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? चार इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इनको कहा जाता है संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ संयोजकता कोष में जो है इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही बंध निर्माण में भाग लेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, संयोजकता बंध निर्माण में भाग लेने परमाणुओं में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पॉसिबल हो, संभव हो, ऐसे ही जो हैं परमाणु कक्षक संयोजकता बंध निर्माण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। थर्ड पॉइंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। अब यहाँ जो है अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कौन से? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी बंध की, कोई भी बंध जो निर्मित होगा, उस बंध की बंध सामर्थ्य की बात करूं मैं, बंध सामर्थ्य की बात करूं, तो ये बंध सामर्थ्य किसके समानुपाती होगी? बंध सामर्थ्य समानुपाती होगी अतिव्यापन की। यानी जैसे जैसे अतिव्यापन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस बंध की सामर्थ्य यानी स्टेबिलिटी, स्थायित्व, वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, बंध निर्माण में, जो बंध निर्माण होता है उस बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की जो ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए? लगभग समान होनी चाहिए। जब उनकी परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होगी तो बंध आसानी से निर्मित होगा। जैसे आप 2s है, 2s की अगर आप 3D से कंपैरिजन करना चाहोगे तो यहाँ जो है वो बंध ऊर्जा इक्वल नहीं होती है, लगभग समान नहीं होती है। जैसे आप 1s है, 2s है, कंपेरेटिवली लगभग समान होती है। 2s है आपका, 3s है, कंपेरेटिवली समान है। तो उस कंडीशन में बंध का निर्माण आसानी से संभव होगा। तो कुल मिला के क्या होना चाहिए कि परमाणु कक्षकों की जो ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए? लगभग समान होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका अगला पॉइंट है वो है, यदि परमाणु की निम्नतम अवस्था में, यानी उसकी ग्राउंड अवस्था, जो मूल अवस्था होती है, उसकी निम्नतम अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है या उचित संख्या में नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतनी नहीं है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि परमाणु उत्तेजित होकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। अपनी उत्तेजित अवस्था में आएगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को हायर क्लास में स्थानांतरित कर देगा
और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। जैसे निम्नतम अवस्था है, इसको यूँ ले सकते हैं, निम्न अवस्था में कार्बन की स्थिति यानी मूल अवस्था कार्बन की इस तरीके से है। ये कंडीशन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2 और 2p2। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो s कक्षक में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे इस 2p के पास एक कक्षक अभी रिक्त है। तो इस अवस्था में क्या होगा कि ये जो 2s कक्षक है, कार्बन परमाणु का जो 2s कक्षक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसके रिक्त 2p कक्षक में हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में स्थानांतरित होता है तो वह अवस्था उसकी होती है उत्तेजित अवस्था। इस अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों संख्या, निम्नतम अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 2 और उत्तेजित अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 4। तो इस अवस्था में बंध स्थायित्व का मान सबसे ज़्यादा होता है, जबकि निम्नतम अवस्था में बंध स्थायित्व का मान कम होता है, बंध बनने की प्रायिकता कम होगी। इस अवस्था में बंध बनने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर उचित संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है बंध निर्माण में, तो परमाणु उत्तेजित होकर जो है वह आवश्यक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला है कि जब भी बंध का निर्माण होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पहचान खो देता है। बंध निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खोता है, परमाणु अपनी पहचान कभी भी नहीं खोता। जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कोऑर्डिनेशन सहसंयोजीवन से जब बंध बनता है तो यहाँ H2 मॉलिक्यूल बनता है, अणु बनता है। तो इस दौरान जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खोता है। इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान कैसे खोता है? इसमें एक क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान कैसे खोता है। इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान ये होता है कि जब Ha परमाणु सिंगल परमाणु है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति या तो ये हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन की स्थिति ये हो सकती है। उसका चक्रण Hb परमाणु है, तो Hb परमाणु में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा परमाणु है, तो ये इलेक्ट्रॉन की चक्रण ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। लेकिन जब इनका बंध निर्माण होता है यानी Ha और Hb, जब दोनों परमाणु को नज़दीक लाया जाता है और बंध बनता है तो इनके कॉम्बिनेशन से H प्लस H कॉम्बिनेशन से बन गया H2। तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन होगी वो होगी कुछ इस तरीके की। तो आप यहाँ ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है का चक्रण है वो इसका है या इस परमाणु का है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पहचान खो देता है, लेकिन परमाणु अपनी पहचान नहीं खोते। यहाँ पे भी जो है जब आप H2 का वियोजन करते हो तो क्या मिलता है? हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु। यूँ कहा जा सकता है कि H2 अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो परमाणु अपनी पहचान कभी भी नहीं खोता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पहचान खो देते हैं। किस प्रक्रिया में? बंध निर्माण के बाद। तो बंध निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान को खो देता है। नेक्स्ट अगला गुण, इलेक्ट्रॉन के विनिमय से मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपनी निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था में जाएगा या बंध निर्माण करेगा, एक जब 2 परमाणु एक दूसरे क्लोज आएंगे और बंध निर्माण करेंगे तो उस अवस्था को कहा जाता है विनिमय अवस्था। तो इलेक्ट्रॉन के विनिमय से विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बंध को स्थायित्व प्रदान करती है। तो बंध का जो स्थायित्व है वो किस पे डिपेंड करता है? विनिमय ऊर्जा पे, कि विनिमय ऊर्जा आपकी ज़्यादा है या कम है। अब विनिमय ऊर्जा ज़्यादा है या कम है इसको यूँ ले सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु Ha है और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु Hb है। जब ये दोनों मिलकर H2 अणु बनाते हैं, तो जब भी H2 अणु का निर्माण होगा ये दोनों एक दूसरे का बंध बनाएंगे
तो बंध तभी बन सकता है जब कि इनकी ऊर्जा क्या है, इनसे निष्कासित हो। यानी एग्जाम्पल के लिए यूँ ले सकता हूँ मैं इसे बेटर तरीके से समझें तो एक इसको एग्जाम्पल लें कि एक व्यक्ति जो है खाना खाता है और एक व्यक्ति है रेगुलर खाना खा रहा है और एक व्यक्ति है जो 2 या 4 दिन से खाना नहीं खा रहा है। तो किस व्यक्ति की स्टेबिलिटी, किस व्यक्ति का स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा? कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है एच ए, एक व्यक्ति है एच बी। एच ए व्यक्ति जो है वो रोज़ खाना खाता है, एच बी व्यक्ति जो है वो रोज़ खाना नहीं खाता है। ये 2 दिन से भूखा है एच बी, ये एच ए रोज़ खाना खा रहा है। तो इन दोनों में से स्थायित्व किसका ज़्यादा होगा? तो जिस व्यक्ति द्वारा रोज़ भोजन लिया जा रहा है, जो रोज़ खाना खा रहा है, उसका स्थायित्व कम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। अब एनर्जी ज़्यादा है तो वो एक स्थान पर रुकेगा नहीं, वो गमन करेगा, गति करेगा। तो इसका स्थायित्व कम है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। जबकि जो व्यक्ति एच बी व्यक्ति जिसने खाना नहीं खाया है, 2 दिन से भूखा है, उसकी एनर्जी क्या है? कम है। अब जिसकी एनर्जी कम है वो अपनी जगह क्या होगा? स्टेबल होगा, स्थायी होगा। तो वही प्रक्रिया बंध निर्माण में होती है। तो जब भी 2 परमाणु आपस में अटैच होंगे, जैसे H1 प्लस H2 अटैच होकर या HA प्लस HB अटैच होकर H2 अणु का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही दोनों क्लोज आए तो इनसे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी मुक्त होगी, और जैसे एनर्जी मुक्त हो गई, ऊर्जा कम हो गई, तो वो अणु क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार जो है जैसे जैसे विनिमय ऊर्जा बाहर निकलती जाएगी, बंध निर्माण होगा, ऊर्जा बाहर निकलती जाएगी, तो उसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट जिसके बारे में पहले बता दिया था मैंने कि बंध निर्माण के बाद परमाणु अपनी पहचान रखते हैं। परमाणु अपनी पहचान कभी भी बदलता नहीं है। पहचान कौन होता है? पहचान जो है वो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बंध निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खोता है, परमाणु अपनी पहचान रखते हैं, यथावत बनाए रखता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। क्लियर? ये वीबीटी सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्लियर है? अब इस वीबीटी सिद्धांत की व्याख्या किस आधार पर की जाती है? वीबीटी सिद्धांत को कैसे समझाया जा सकता है? तो उसके लिए जो है मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक परमाणु है Ha और दूसरा परमाणु है Hb। ये परमाणु Ha और ये परमाणु है Hb। Ha परमाणु यानी हाइड्रोजन परमाणु। इस परमाणु का अपना नाभिक है, इस परमाणु का अपना नाभिक है। इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये दोनों परमाणु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, Ha और Hb एक दूसरे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि अनंत दूरी पे हैं। तो जब अनंत दूरी पे हैं तो इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल प्रभावी नहीं होता है। परंतु जब इन इलेक्ट्रॉनों को, इन परमाणुओं को एक दूसरे की ओर गमन करवाया जाता है, एक दूसरे की ओर जब इनकी गति करवाई जाती है, तो एक पर्टिकुलर दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर इन दोनों परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा। आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा। अब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल किस प्रकार प्रभावी होता है उसको अगर समझें तो इन दोनों परमाणुओं की जो स्थिति है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए, उस स्थिति को देखें तो यहाँ 2 पॉसिबल स्थितियाँ हैं। पहली, अगर मैं केवल आकर्षण बल की बात करूँ तो हाइड्रोजन पहला परमाणु Ha और दूसरा परमाणु Hb। इस Ha परमाणु यानी पहले परमाणु के नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि इस पहले परमाणु के, Ha परमाणु के नाभिक और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल। ठीक है, दोबारा सुनना। आकर्षण बल 2 तरीके से प्रभावी हो सकता है, 2 प्रकार से लग सकता है।
पहला कि पहले परमाणु का जो नाभिक है, ये नाभिक है, अपनी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे, और दूसरा कि पहले परमाणु का जो नाभिक है वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे। तो इस प्रकार से यहाँ आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक यही कंडीशन Hb में होती है कि Hb परमाणु की एक परमाणु यानी Hb परमाणु अपने कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस Hb परमाणु का नाभिक Ha परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दो प्रकार से ये आकर्षण बल प्रभावी हो गया। क्लियर है? जिस प्रकार आकर्षण बल प्रभावी होता है उसी प्रकार इनमें प्रतिकर्षण बल भी प्रभावी होगा। तो प्रतिकर्षण बल की भी जो है वो दो स्थितियां हो जाएंगी। अब प्रतिकर्षण बल किस प्रकार से होगा? प्रतिकर्षण बल के बीच में है कि एक परमाणु यानी Ha परमाणु का जो नाभिक है वो Hb परमाणु के नाभिक को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आवेश समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नाभिक पे पॉजिटिव आवेश होता है। और दूसरा प्रतिकर्षण बल इनकी कक्षाओं में जो चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन उनके बीच में कि Ha परमाणु का इलेक्ट्रॉन Hb परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्या करे? प्रतिकर्षित करता हो। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा। इस एग्जाम्पल द्वारा हाइटलर और लंदन ने इस H2 के निर्माण के द्वारा इस सिद्धांत को जो है वो व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया था, जिसे इस तरीके से लिया जा सकता है कि जो आपने दो निष्कर्ष निकाले, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, तो बंध का जब निर्माण होगा तो Ha परमाणु का और Hb परमाणु का इलेक्ट्रॉन वो ऐड होगा और उससे क्या बनेगा? H2। अब ये निर्धारित नहीं है कि जब H2 है तो उस H2 में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी H1 ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, Hb ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो, समान भी हो सकता है, और इन दोनों Ha और Hb से आने वाले इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो विपरीत भी हो सकता है, एक दूसरे का उल्टा भी हो सकता है। तो ये दो पॉसिबल स्थितियां हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत होता है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत किस कंडीशन में हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण उस कंडीशन में विपरीत हो सकता है जब मेरा प्रतिकर्षण बल उसका मान ज़्यादा हो। किससे? आकर्षण बल से। आकर्षण बल से अगर प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा है तो उस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होगा? समान होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान हो गया तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो उस अवस्था में इनकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई तो बंध का निर्माण संभव नहीं है। तो सारांश में ये कहा जा सकता है कि अगर प्रतिकर्षण बल ज़्यादा है और आकर्षण बल कम है तो उस अवस्था में बंध का निर्माण संभव नहीं है। रीजन? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के मान में जो है वो वृद्धि हो जाती है। सेकंड स्थिति, अगर आकर्षण बल का मान, यदि आकर्षण बल का मान ज़्यादा है, किससे? प्रतिकर्षण बल से। तो आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, और इस अवस्था में इनके बीच में प्रतिकर्षण बल न्यूनतम है। प्रतिकर्षण बल न्यूनतम है इस अवस्था में, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और स्थितिज ऊर्जा ही कम हो गई तो उस कंडीशन में बंध का निर्माण आसानी से संभव होगा। ये इस सिद्धांत की थ्योरेटिकल व्याख्या है, जिसे बाद में हाइटलर और लंदन ने इसको ग्राफीय रूप द्वारा भी प्रदर्शित किया था। जिसे ग्राफीय रूप में कैसे कि यहाँ जो है वो कुछ ग्राफ हाइटलर और लंदन ने इस तरीके से प्रस्तुत किया था। इस जगह इन्होंने यहाँ तो ली थी स्थितिज ऊर्जा, पीई पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा वो थी इधर,
और इधर थी अंतर्नाभिकीय दूरी, यहाँ नीचे अंतर्नाभिकीय दूरी, अंतर्नाभिकीय दूरी नीचे की ओर। तो इसमें क्या है कि जब उन्होंने प्रैक्टिकली ग्राफ निर्धारित किया तो जो दो स्थितियां बनी थी अपने पास, समान चक्रण की और विपरीत चक्रण की, तो इन दोनों स्थिति का उन्होंने ग्राफ निकाला। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, समान चक्रण में ग्राफ था कुछ इस तरीके से और विपरीत चक्रण में ग्राफ था कुछ इस तरीके से। तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ जब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो एनर्जी, ऊपर जाते हो तब एनर्जी बढ़ती है, तो नीचे की ओर हो तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, यहाँ नीचे की ओर कम हो रही है। तो ये एक बिंदु ऐसा है जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, इस बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा बहुत कम हो गई, इसको उसने आगे की ओर बढ़ा दिया इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कहलाता है इनकी साम्यावस्था दूरी, यानी वो दूरी जहाँ पे ये बिंदु और ये बिंदु, इसको कहते हैं साम्यावस्था दूरी, जिसे अपन r0 से प्रेजेंट करते हैं। इस साम्यावस्था दूरी पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वहाँ पे बंध निर्माण आसानी से हो जाएगा। तो इसे जो है वो बॉन्ड लेंथ, बंध दूरी भी कहते हैं, साम्यावस्था दूरी को बंध दूरी भी कहा जाता है। और ये जो है, ये बैरियर, ये होती है बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। तो बंध ऊर्जा ये निर्धारित करती है। ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, जब ये ऊपर बढ़ता है, यानी आप जब एक साम्यावस्था दूरी से परमाणु को और ज़्यादा करीब ले आओगे, HA और HB को और ज़्यादा नज़दीक लाओगे, आवश्यक सीमा से भी ज़्यादा नज़दीक लाओगे, तो उस अवस्था में फिर उनका स्थायित्व कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिकर्षण बल जब ज़्यादा नज़दीक लेके आओगे तो दोनों के नाभिक क्या है और दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है, वो एक दूसरे को बहुत तेज़ी से रिपल्सन देंगे, और बहुत तेज़ी से रिपल्सन देंगे तो उनकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस अवस्था में बंध का स्थायित्व कम हो जाता है। तो ये जो पैरेलल ग्राफ है ये वाला, ये उसी को दर्शाता है कि जैसे जैसे आप नज़दीक लाते गए वैसे वैसे बंध ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी, और बंध ऊर्जा बढ़ी तो बंध का स्थायित्व कम हो जाएगा, यानी परमाणु में जो है वो बंध बनने की अपेक्षा अब टूटने की अवस्था में लौटेगा। ये जो है वो कहलाता है इसका ग्राफ, ये निरूपण। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये तो किसको दर्शाएगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो, समान हो, यानी प्रतिकर्षण बल ज़्यादा हो और आकर्षण बल कम हो। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है, जो नीचे वाला ग्राफ लिया है, इसमें आकर्षण बल ज़्यादा है और प्रतिकर्षण बल कम है, इसलिए बंध का निर्माण होता है। जिसे आप ये इस प्रकार डिस्कस कर सकते हैं, जिसे मैं निम्न प्रकार से इसको समझा सकता हूँ कंडीशन को, कि दो परमाणु हैं, HA परमाणु और HB परमाणु, थ्योरेटिकल व्याख्या करें इसकी। जब ये एक दूसरे से अनंत दूरी पे हैं तो इनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल प्रभावी नहीं होता है। अब जब इनको मैं एक दूसरे की ओर गमन करवाता हूँ, एक दूसरे के करीब लाता हूँ, तो जैसे करीब लाता हूँ तो इनमें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा। कब, एक निश्चित साम्यावस्था दूरी पर, निश्चित दूरी पर। और वो बल मैंने अभी आपको समझाया था कि HA परमाणु का नाभिक HB के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही HB परमाणु का नाभिक HA के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है। प्रतिकर्षण बल कैसे, कि HA परमाणु का नाभिक HB के परमाणु के नाभिक को, HA का परमाणु का नाभिक और HB का परमाणु का नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें। तो इस प्रकार से साम्यावस्था दूरी पर इन पे दो प्रकार के बल लगेंगे, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। और जब साम्य अवस्था ही हो गई तो इस अवस्था में आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी बंध निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। इसमें हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन के दो परमाणु HA और HB हैं, अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं, तो परमाणु के मध्य एक निश्चित दूरी पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। आकर्षण बल निम्न प्रकार का होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक Na है, इलेक्ट्रॉन उसका E1 है, ऐसे ही दूसरा परमाणु है उसका नाभिक है और उसी का इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ जो है इस तरीके से आकर्षण बल प्रभावी हो सकता है। दूसरा कि एक परमाणु है, एक परमाणु का जो नाभिक है
वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे। जैसे हाइड्रोजन Ha का परमाणु जो है वो Hb के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करे, ऐसे ही Hb का नाभिक जो है वो Ha के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करे। तो आकर्षण बल जो है वो दो प्रकार से प्रभावी हो गया। ठीक इसी तरीके से इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल भी दो प्रकार का हो गया। दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच, दोनों परमाणु से मतलब Ha का इलेक्ट्रॉन और Hb का इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल, और दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच में Ha का नाभिक और Hb का नाभिक। इस प्रकार समीप आते हाइड्रोजन परमाणुओं के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होने लगता है। जब ये परमाणु Ha और Hb एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनमें क्या होने लगेगा, अतिव्यापन, और एक निश्चित दूरी जिसे साम्य अवस्था दूरी कहते हैं यानी R0 पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे से संतुलित हो जाते हैं, यानी लगभग बराबर हो जाते हैं, और इस प्रकार एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है। जब ये प्रक्रिया होती है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है, तो उस अवस्था में मैंने भी डिस्कस किया था, वो बताया था कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान दिशा में भी हो सकता है और विपरीत दिशा में भी संभव हो सकता है। तो इस आधार पर दो स्थितियां संभव हैं। पहली, यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो, समान हो। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान होगा तो मैंने कहा था कि प्रतिकर्षण बल का मान आकर्षण बल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आकर्षण बल से ज़्यादा हो गया यानी प्रतिकर्षण बल अगर ज़्यादा हो गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा अगर बढ़ गई तो उस अवस्था में बंध का निर्माण नहीं होता है। इसके विपरीत अगर दोनों दूसरी सेकंड स्थिति है, दोनों का चक्रण क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो विपरीत दिशा में हो गया तो आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा और प्रतिकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल ज़्यादा हो गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इनमें कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। आकर्षण बल ज़्यादा हुआ तो स्थितिज ऊर्जा कम हो गई, स्थितिज ऊर्जा कम हुई या यूं कहीं आकर्षण बल ज़्यादा हो गया तो बंध का निर्माण संभव है, बंध आसानी से निर्मित होगा। इस पूरी प्रक्रिया को जो है हाइटलर और लंदन ने निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया था। इसका ग्राफी निरूपण इस प्रकार से, इसने यहाँ जो है वो ली थी स्थितिज ऊर्जा और यहाँ पे ली थी इन्होंने अंतर्नाभिकीय दूरी। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफिकल निरूपण है, ये वाला ग्राफिक निरूपण, ये ग्राफ कब प्राप्त होता है, समान चक्रण के लिए, और ये जो फ्लो मिलता है ये मिलता है विपरीत चक्रण अवस्था में। यहाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो दूरी है वो कहलाती है इनकी साम्य अवस्था दूरी या बंध दूरी, जिसका मान होता है 74 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर। और ये जो है ये कहलाती है इसकी बंध ऊर्जा, जिसका मान होता है 436 किलो जूल प्रति मोल। क्लियर है, ये इसकी जो है वो सैद्धांतिक व्याख्या है और एक तरीके से इसके प्रायोगिक मान है। ये सैद्धांतिक व्याख्या जो है वो H2 अणु को लेकर हाइटलर और लंदन ने समझाई थी। अब इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, जो गणितीय व्याख्या है, वो किसने की थी, पॉलिंग ने। जिसके बाद में उसने सुधार किया था, वो किया था पॉलिंग ने। तो उसका जो है अपन व्याख्या जो करेंगे या उससे जो समझेंगे वो अपन नेक्स्ट अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है।